हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। पहला प्रोग्राम आप लोगों ने बनाया होगा और आज हम उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं। और कंटिन्यू करने के बाद हम लोग देखेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम ना सिर्फ अपने मैसेज को डिस्प्ले करेंगे बल्कि छोटा मोटा मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। कोड ब्लॉक्स मैंने ओपन कर रखा है। पुराना वाला प्रोग्राम मेरे पास अब नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। तो अब नए सिरे से देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम आज के प्रोग्राम में। तो बहरहाल आज का प्रोग्राम में जो हम देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, चेक कर लें कि पहला चीज़ जो है वो तो जो कल हम लोगों ने देखा उसी को थोड़ा इन्हांस करेंगे। तो एक चीज़ है कि हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देखने वाले हैं असल में आज, जो हम लोगों ने नहीं देखा था कल। लास्ट प्रोग्राम में जो हम लोगों ने नहीं देखा था हम उसको देखते हैं। ठीक है, एक न्यू फाइल ले लेते हैं, इम्पटी फाइल। और ये मेरा बिल्कुल ही इम्पटी है, यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखा हुआ नहीं है। पिछले बार जब हम लोग आए थे तो कुछ लिखा हुआ था पहले से ही, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पहले से वहाँ एक प्रोग्राम बना हुआ था, आज हम लोग फिर से एक प्रोग्राम बना रहे हैं। इसको पहले हम लोग सेव कर लेते हैं फाइल को। अभी हम इसे ऐसे ही डेस्कटॉप पर सेव कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना था, इंक्लूड करना था, वो हम इंक्लूड कर लेते हैं stdio.o.h को। दूसरा लाइन में हमको मेन फंक्शन देना था, वो हमने मेन फंक्शन दे दिया। तीसरे लाइन में हमको कर्ली ब्रेसेस ऑन करने थे, वो मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम जो कल प्रिंट कर रहे थे, कल हम लोगों ने देखा लास्ट क्लास में कि हम लोग किसी भी तरह का मैसेज प्रिंट करते हैं प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा। और प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम किसी भी तरह के मैसेज को लिख देते हैं, जैसे माई नेम इज़ वट एवर योर नेम, और यहाँ से फिर इसको टर्मिनेट कर देते हैं। लास्ट लाइन में हम लोग रिटर्न जीरो का इस्तेमाल कर रहे थे, रिटर्न जीरो लिखते हैं और यहाँ भी इसको टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये कल कर रहे थे हम लोग इसको। आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या कर सकते हैं। तो माई नेम इज़ यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, चलिए। हम लोगों ने पिछले क्लास में बैकस्लैश इन का इस्तेमाल देखा था, बैकस्लैश इन का इस्तेमाल देखा था हम लोगों ने। यहाँ पर हमने 3 लाइन का बैकस्लैश इन का इस्तेमाल किया। आज देखते हैं बैकस्लैश टी का इस्तेमाल। ठीक है, ये कमेंट है, वी आर गोइंग टू यूज बैकस्लैश टी। ठीक है, सो बैकस्लैश टी इज यूज्ड टू मेक अ टैब। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या अंतर आता है। प्रिंटफ करते हैं, अपोस्ट्रोफी कोट में देते हैं, लिखते हैं कि ए एंड देन बैक स्लैश टी एंड देन ए देन बैक स्लैश टी। अच्छा, यहाँ बी कर देते हैं, फिर बैक स्लैश टी एंड देन सी एंड देन बैक स्लैश टी। ओके, और यहाँ पर इसको टर्मिनेट करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि बैक स्लैश टी का इस्तेमाल से क्या होगा। पिछले बार हम लोगों ने बैक स्लैश एन का इस्तेमाल देखा था और बैक स्लैश ए का इस्तेमाल देखा था साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। आज हम बैक स्लैश टी का इस्तेमाल देख रहे हैं। चलिए हम इसे बिल्ड करते हैं और रन करते हैं और देखते हैं कि क्या अंतर आया। यहाँ देखिए, माई नेम इज, यहाँ पर हम थोड़ा लाइन बना देते हैं ताकि थोड़ा देखने में विजिबल हो जाए। तो चलिए, ए बी सी, ये बैक स्लैश टी का कमाल है। आप देख रहे हैं ये जो पूरा स्पेस छुटा हुआ है, ये एक टैब का स्पेस है। आपके कीबोर्ड में टैब होगा, अगर आप वर्ड पे खोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर आप ओपन करेंगे और यहाँ पर इस स्पेस बार से देंगे तो एक एक बार चलेगा, ए एक स्पेस, बी एक स्पेस। लेकिन अगर हम टैब का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए आपका टैब कहाँ चला जाता है, तो बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्पेस आ रहा है। तो टैब का इस्तेमाल हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो चीज़ों के बीच में स्पेस लाने के लिए हम लोग टैब का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्पेस आ गया है। अगर 2 टैब लगा दीजिएगा तो स्पेस बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 3 टैब लगा दीजिएगा, उसके हिसाब से स्पेस बढ़ता रहेगा। तो ये एक बड़ा सा स्पेस हो गया। ठीक है, तो बैक स्लैश टी का इस्तेमाल आज हम लोगों ने देखा कि बैक स्लैश टी से क्या कर रहे थे, हम करेंगे, हम लोग टैब का इस्तेमाल करेंगे। मतलब दो वर्ड के बीच या 2 लेटर के बीच अगर हम एक गैप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग बैक स्लैश टी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बैक स्लैश एन हो गया, बैक स्लैश टी हो गया, बैक स्लैश ए हो गया। अब देखिए, अगर हम चाहें कुछ इस तरह का प्रिंट करना, जैसे अगर हम ये लिखना चाहें शी सेड कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा आई एम इल या आई एम सिक। ओके,
तो हम चाहते हैं कि ये भी प्रिंट हो। अभी तक क्या हो रहा था कि हम जो जिस कोट के बीच में लिखते थे तो कोट प्रिंट नहीं होता था, बीच में लिखा हुआ प्रिंट होता था। हम ये चाहते हैं कि अब मेरा कोट भी प्रिंट हो। तो कोट को प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। एक कोशिश करते हैं इसको प्रिंट करने का। लिखते हैं सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम सिक इन्वर्टेड कॉमा, और ये इन्वर्टेड कॉमा तो ये इन्वर्टेड कॉमे का हो गया, ये कोट और ये कोट, और इस कोट के लिए हम एक और कोट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऐसे लगा दिया। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो करते हैं, और यहाँ पर देखिए कि फेल्ड हो रहा है, एक एरर आ रहा है। मतलब आप डबल कोट के अंदर डबल कोट लिख देने से डबल कोट नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, तो डबल कोट को प्रिंट कैसे करेंगे? तो डबल कोट को प्रिंट करने के लिए मैं कमेंट में लिख दे रहा हूं, आप अपने कॉपी में उतार लीजिए। डबल कोट को प्रिंट करने के लिए बैकस्लैश डबल कोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बैकस्लैश डबल कोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इज यूज्ड टू प्रिंट डबल कोट। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं फिर से। कॉमा तक तो ठीक है, यहां से बैकस्लैश डबल कोट डाला। ठीक है, अब लिखते हैं आई एम सिक, आई एम सिक, और फिर से कोटेशन देना है तो फिर से बैकस्लैश कोट किया। ठीक है, तो ये बैकस्लैश कोट से ये बैकस्लैश कोट तक, और ये जो कोटेड है वो इस कोट के लिए। ठीक है, अब इसे रन करने की कोशिश करते हैं बिल्ड करके। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पर रन कर रहा है शी सेड कॉमा डबल कोट आई एम सिक। यहां से फिर बैक स्लैश इन दे देते हैं ताकि थोड़ा विजिबल हो जाए। ठीक है, शी सेड आई एम सिक। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि अभी हमने देखा कि बैकस्लैश टी का इस्तेमाल टैब लगाने के लिए और बैकस्लैश कोट का इस्तेमाल कोट देने के लिए। ठीक है, अच्छा अब दूसरा चीज देखते हैं कि अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं सिंगल कोट तो क्या ये प्रिंट होगा या ये प्रिंट नहीं होगा? तो सिंगल कोट के लिए आपको किसी तरह का बैकस्लैश देने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंगल कोट ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। डबल कोट के बीच में सिंगल कोट आप लिख दीजिए, वो प्रिंट हो जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक तो आपने देख लिया कि हम किसी भी तरह का स्ट्रिंग का मतलब जो कुछ भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, माय नेम इज, शी सेड, और कुछ भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये सारी चीज जो कुछ भी हम लिख रहे हैं, तो स्ट्रिंग को हम किस तरीके से मैसेज कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के थ्रू, और वो हो भी रहा है। आप लोगों ने अगर इसका प्रैक्टिस किया है तो आप लोगों को भी इस तरह की सफलता मिली होगी, नो डाउट। लेकिन अब हम जो जा रहे हैं देखने के लिए, वो देखने जा रहे हैं कि हम इंटीजर को प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक चीज इसके में इस मामले में आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम यहाँ पर कोटेशन के बीच में कोई इंटीजर डाल दें, जैसे लगा दिया 32, और इसे प्रिंट करना चाहेंगे तो नो डाउट ये प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 32 प्रिंट हो गया है ना। लेकिन एक्चुअली जब हम किसी चीज को कोट के अंदर लिखते हैं, ये जो डबल कोटेशन है इसके अंदर अगर हम लिखते हैं, तो सिस्टम उसको नंबर ना समझ करके स्ट्रिंग या कैरेक्टर समझता है। मतलब उसको एक इंग्लिश अल्फाबेट समझ रहा है, वो ये नहीं समझ रहा है कि कोई मैथमेटिक्स का कोई चीज है, 3 और 2 कोई मैथमेटिक्स की चीज है, ऐसा वो नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो जब हम जो इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं, इंटीजर समझ रहे हैं ना, आप लोगों ने मैथ के क्लास में पढ़ा होगा इंटीजर्स के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। तो इंटीजर्स जो भी तरह का डिजिट है 0 से लेकर 9 तक, ये या फिर माइनस में, ये सब का सब एक इंटीजर है। तो अगर हमको इंटीजर प्रिंट करना है तो हम इंटीजर को प्रिंट करने के लिए कोटेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये डबल कोट जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर हम इसको बगैर, चूंकि वो कोड के अंदर तो वो खुद को कंप्यूटर इसको इंटीजर नहीं समझ करके स्ट्रिंग समझ रहा है, कैरेक्टर समझ रहा है, लेटर समझ रहा है, किसी ना किसी तरह का कोई लेटर है। ठीक है, तो वो कोटेशन में नहीं जाएगा, तो कहां जाएगा? तो बगैर कोटेशन के। तो बगैर कोटेशन के अगर हम डाल देंगे कोई भी नंबर, तो हमारे सामने गार्बेज वैल्यू आ जाएगा, या सिस्टम रन नहीं करेगा ठीक से। ये जो 32 है ये पहले वाला 32 है, ऊपर का 32 है, नीचे वाला 32 नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर किसी तरह का एक एरर आया है छोटा सा, है ना। ये जो 32 प्रिंट हुआ है वो ये वाला 32 प्रिंट हुआ है। आप ये मत समझना कि ये वाला प्रिंट हो गया। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, इसको लिख देते हैं 35, और फिर से हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमने इसको रन किया, देखिए ये 35 हो रहा है। यहाँ पे क्या कहता है, अनटाइटल्ड 1.exe, जो मैंने इसको सेव किया था अनटाइटल्ड के नाम से, यहाँ पे देखिए अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। अ प्रॉब्लम काउज द प्रोग्राम टू स्टॉप वर्किंग करेक्टली,
विंडो विल क्लोज द प्रोग्राम एंड नोटिफाई यू इफ ए सोल्यूशन इज अवेलेबल, क्लोज प्रोग्राम। तो यहाँ पे लिखता है प्रोसेस रिटर्न 2550xff, क्या मतलब हुआ कि कुछ प्रॉब्लम है, किसी ना किसी तरह का प्रॉब्लम है। और नीचे आगे चेक करते हैं तो यहाँ पे लिखेगा, पहले अगर हम इसे सिर्फ बिल्ड करते हैं तो लिखता है वन वार्निंग, मतलब एरर आ रहा है, एक एरर नहीं है लेकिन एक वार्निंग है कि आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो इंटीजर हम कैसे रन कराएंगे? इंटीजर को रन कराने के लिए आपको इस बात को ध्यान दीजिए कि हम इसे इंटीजर को जो रन कराते हैं तो पहले हमको यहाँ पर %d लिखना पड़ेगा। %d जो है वो एक्चुअली इंटीजर के वैल्यू को ग्रैब करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे और भी कई तरह के परसेंटेज काम करते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी हम बहुत थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको नहीं बता रहे हैं, सिंपल प्रोग्रामिंग बता रहे हैं। तो सिंपल प्रोग्रामिंग में अभी ध्यान दीजिए, बाकी आप ये अभी नहीं सोचिए वरना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा शुरू में ही। हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए शुरू में। तो सिर्फ इस बात को ध्यान रखिए कि जब आपको कोई इंटीजर प्रिंट करना है तो इंटीजर को प्रिंट कराने के लिए आप कोट में %d का इस्तेमाल करें, ठीक है। और कॉमा दे करके जो इंटीजर प्रिंट कराना चाहते हैं उसको बार में लिख दे, जैसे 36 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हम इसे बिल्ड एंड कोड करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 35 ऊपर का जो लाइन हमने लिखा है, ये जो है लाइन 35 इसमें प्रिंट हुआ, यहाँ पे 36 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो हम ये क्यों कर प्रिंट हो रहा है अब? क्योंकि %d जो है वो इंटीजर के वैल्यू को रिफ्लेक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं वो इसके अंदर आकर वो इसको गैप कर रहा है, पकड़ रहा है, ले रहा है, ठीक है। ये चीज समझ लीजिए अच्छे से बात को कि जब हम इंटीजर को प्रिंट कराना चाह रहे हैं प्रिंटफ के माध्यम से सी प्रोग्रामिंग के अंदर डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं किसी तरह के इंटीजर को, ठीक है। इंटीजर को बाहैसियत इंटीजर के, ना कि स्ट्रिंग के रूप में अगर प्रिंट कराना चाहेंगे, नो डाउट ऊपर वाला जैसे प्रिंट हो रहा है वो होते जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटीजर का जो काम है वो मैथमेटिकल काम है। तो मैथमेटिकल बहुत सारे ऑपरेशन इंटीजर पर होंगे जबकि स्ट्रिंग पर ऑपरेशन नहीं होंगे। अगर हम चाहें कि 35 + 35 70 प्रिंट हो जाए तो ये पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि ये क्या प्रिंट कर देगा 35 + 35, ठीक है। लेकिन हम चाहें तो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन का इस काम कर सकते हैं। यहां जो हमने %d लगाया है कोड के अंदर और उसके बाद एक वैल्यू डाला है जो वैल्यू को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं कि किसी तरह का काम कर सकते हैं, मैथमेटिकल काम कर सकते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन, जो भी आप करना चाहते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं 36 + 36 द आंसर वुड बी व्हाट 72 ना, तो यहाँ 72 प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ क्या प्रिंट होगा 72। मैं यहाँ पर बैकस्लैश n लगा देता हूं ताकि 2 लाइन और बन जाए। अब यहाँ पे से रन करते हैं और देखिए यहाँ पर ये कौन सा चीज छिपा ना प्रिंट हुआ है, 72 प्रिंट हो रहा है। लेकिन ऊपर वाले केस में देखा जाए तो 35 + 35, क्योंकि इसे नहीं पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये इंटीजर वैल्यू को ले रहा है तो इसने क्या कर दिया, मैथमेटिकल एक प्रोग्राम कर दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रोग्राम करें। आप कई तरह के मैथमेटिकल काम कर सकते हैं, छोटा बड़ा। अभी आप फेसबुक पर देखते होंगे कि बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं, वो लोग बेवकूफ लोग होते हैं जो चैलेंज करते हैं और लिखते हैं कि कोई जीनियस ही इसको सॉल्व कर पाएगा। तो आप उसके शिक्षा का स्तर समझ सकते हैं कि उनके शिक्षा का स्तर क्या है, ठीक है। खैर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप उस तरह के प्रॉब्लम को बड़े आसानी से सॉल्व कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे भेज देते हैं 1 + 1 + 1 + -1 कुछ इस तरह का, ठीक है। और फिर इंटू 1 फिर इंटू पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, मुझे इतना नहीं आता है। तो आप इस तरह को यहां पर डालिए और रिजल्ट चेक कर लीजिए कि व्हाट वुड बी द रिजल्ट। तो रिजल्ट इज हियर 2, ठीक है। अगर हम जानते हैं कि जो आप जिस तरह का बोर्ड मास बनाते हैं, कहीं ब्रैकेट का इस्तेमाल भी करना होता है कहीं पर, है ना, तो आप उस ब्रैकेट का इस्तेमाल भी यहाँ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलते हैं कि हम आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं कि 10 + 10 + 25 × 52 + 6, तो जो भी इसका वैल्यू आएगा वो क्या वैल्यू आएगा, तो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो 1326 इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और अभी हम क्या करते हैं कि हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से 52 से 6 तक ब्रैकेट में डाल देते हैं और यहाँ पर दोबारा इसको ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट जो है, ये जो पैरेंथेसिस है, तो ये जो ओपन हुआ है तो यहाँ पर इसका क्लोज होगा, यहाँ पे इसका ओपन हुआ तो यहाँ पे क्लोज होगा। ऐसा नहीं करना कि 2 ओपन कर देना 1 क्लोज कर देना, वरना एरर आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो चेक ही कर लेते हैं। अब मेरे पास कितने पैरेंथेसिस है, एक ओपन यहाँ हुआ है, एक ओपन यहाँ हुआ है, 2 पैरेंथेसिस ओपन हुए लेकिन क्लोजिंग का एक ही पैरेंथेसिस है। चेक करते हैं अगर हम इसको बिल्ड करके तो क्या आ रहा है। यहाँ पर देखा जाए बिल्ड फेल्ड 2 एरर्स, कितने एरर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, 2 एरर्स, ठीक है। तो हम इसको एक और पैरेंथेसिस से और
क्लोज कर देते हैं। अब इसे चेक करते हैं तो क्या आंसर आया 1470। क्यों आंसर आया? क्योंकि ये जो अंडर द पैरेंथेसिस है, पहले इसको जोड़ लिया इसने, एडिशन किया, फिर 25 से मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, अगर हम इसे यहाँ पर माइनस कर देते हैं और ये जो प्लस है हम इसको डिवाइडेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो डिवाइडेशन करने के लिए हम लोग स्लैश का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर चेंज हो जाएगा, तो आंसर इज 10। आप चाहें तो कॉपी पर भी चेक कर लीजिए जैसे कि क्या ये सही है या गलत है, फिर आपको पता चल जाएगा ये सही है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने देखा कि मैसेज को जो हम प्रिंट कर रहे हैं तो टैब का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, कोड को हम लोग किस तरीके से प्रिंट करेंगे, सिंगल कोड को किस तरीके से प्रिंट करेंगे, इंटीजर को किस तरीके से को प्रिंट करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग इंटीजर के साथ थोड़ा सा मैथमेटिकल गेम भी खेल सकते हैं, जो बोर्ड मास बनाना होता है या सिंप्लीफाई करने के लिए कर सकते हैं। एक चीज और है जो मेरे जहन में भी आया, क्यों ना आपको आज ही की क्लास में बता दिया जाए कि देखा जाए प्रिंट एफ इंटीजर में जो हम लोग प्रिंट करते हैं तो वो तो एक नंबर प्रिंट होता है, डिसिमल के साथ नंबर प्रिंट नहीं होता है। ठीक है ना, तो अगर हम लिखते हैं %d इंटीजर के लिए और यहाँ से फिर इसको कॉमा देके लिखते हैं 10.25 और सोचते हैं कि ये प्रिंट हो जाए, तो यकीन जानिए ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 10.25 इंटीजर नहीं है, ये एक फ्लोटिंग नंबर है। तो 100 व्हाट 100, तो कितने लाइन मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी? 1 2 3 एंड 4 लाइन, राइट। तो 1 2 एंड 3 लाइन प्रिंट हो रहे हैं, चौथा लाइन प्रिंट नहीं हो रहा है, ये लाइन आपका प्रिंट नहीं हो रहा है, तो सोचिए कैसे प्रिंट होगा। तो जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा तो हम यहाँ पर एफ का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर डिसिमल का मामला होगा वहां पर हम लोग एफ का इस्तेमाल करेंगे। अब फिर से हम इसे प्रिंट करके चेक करते हैं, तो राइट देखा, उप्स 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 उप्स। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको प्रिंट करने के बाद तुरंत में ये प्रिंट हो रहा है, बीच में हमने कोई गैप नहीं दिया है, कोई टैब नहीं दिया है, तो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिर से चेक करें इसको, यहाँ पर से फिर से इसको डी का करके चेक करते हैं कि एक्चुअली क्या आंसर आता है। ठीक है, तो पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन में 10 था, जो कि इसका आंसर है 10, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ये रॉन्ग आ रहा है। क्यों? क्योंकि 10.25 एक्चुअली में है ही नहीं, वो इंटीजर नहीं है, वो फ्लोट है, तो हम अब इसे फ्लोट के हिसाब से चेक करेंगे। तो जब भी आपको कोई ऐसा वैल्यू प्रिंट कराना हो जिसमें डिसिमल हो, तो डिसिमल के लिए हम डी का इस्तेमाल नहीं करने वाले, मतलब %d का इस्तेमाल इंटीजर के लिए होता है, इसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम लोग एफ का इस्तेमाल करते हैं। आगे और भी कई तरीके के हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी बस आज के लिए इतना ही काफी होगा। ठीक है, चेक करते हैं, और यस 10.250000 ये 6 डिजिट में आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग सीख गए होंगे, तो इसको प्रैक्टिस करना ना भूलिए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ मैथ बनाइए, कुछ मैसेज प्रिंट कीजिए। कल की क्लास में हम लोग कुछ और देखेंगे, और तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, दूसरे के साथ शेयर करें वीडियो को, सिर्फ आप अकेले अकेले नहीं सीखें, दूसरे भी सीखेंगे, हम सीखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, देश हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, चलिए आज के लिए शुक्रिया।